फियर फाइल्स में आज मैं आपको एक ऐसी औरत से रूबरू करवाने के लिए लेकर जा रहा हूं जो काले जादू की मदद से दूसरों को तो क्या अपने ही परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। आज देखिए एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। इस कहानी की शुरुआत में हम एक माधवी नाम की औरत को देखते हैं जो कि पूरे 3 महीने के बाद गांव के अंदर वापस आई है। ये औरत बहुत ही बुरी तरीके से काला जादू करती है और काला जादू की मदद से किसी को भी पल भर में मार सकती है। अब जब माधवी इतने दिनों के बाद गांव के अंदर वापस आ रही थी तभी 2 लोग माधवी के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि ये औरत दोबारा किसे हमारे गांव के अंदर आ गई। जब ये 3 महीने से गांव के अंदर नहीं थी तो सभी लोग चैन की नींद सोते थे, लेकिन लगता है कि मुसीबत दोबारा किसे वापस आ चुकी है। और जब वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे तो वो औरत भी इनकी इन बातों को सुन रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी जब वहां से जा रहा था तो वो औरत दोस्तों उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। वो आदमी जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह पर खून ही खून लग जाता है। वो दूसरा आदमी वहां से भाग जाता है और देखते ही देखते माधवी उस आदमी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देती है। इसके बाद तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और अब हम एक परिवार को, एक घर को देखते हैं। दरअसल दोस्तों ये घर माधवी के भाई का होता है और इसी घर के अंदर माधवी रहा करती थी। उस घर के अंदर हम माधवी की ननद को देखते हैं जिसका नाम माला होता है। माला की बेटी की अभी हाल ही में शादी होने वाली है और वो इस बात से काफी ज्यादा खुश है कि माधवी जो काला जादू करती है वो औरत इस घर को छोड़कर चली गई है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था वो 3 महीने से गायब थी। अब यहाँ पर वो अपने घर के नौकर से बातें करती है और बोलती है कि जिस कमरे के अंदर माधवी काला जादू करती थी उसका एक एक नामो निशान मिटा दो, क्योंकि उस कमरे के अंदर मेरी होने वाली बहू के लिए मैं फैशन डिजाइनिंग की दुकान लगवाऊंगी। माला उसको काफी बुरा भला कहती है, चंडालनी, जादू टोने वाली, न जाने क्या क्या। और जब वो ऐसी बातें अपने घर के नौकर से कर रही थी तो माधवी भी दोस्तों बाहर से उसकी ये सब बातें सुन रही थी, यानी कि अब वो अपने घर पर वापस आ चुकी थी। इसके बाद तभी हम देखते हैं माला जब घर के अंदर जा रही थी तभी अचानक एक कैंची के जरिए उसके पैर पर जोर से चोट लग जाती है और तभी वहां पर उनके पति श्रीकांत जी भी आ जाते हैं। वो माला से बातें कर रहे थे और इसी बीच हम देखते हैं माधवी भी उनके घर के अंदर आ जाती है। और पूरे 3 महीने के बाद जब माला और उसका पति माधवी को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर बाबूजी माधवी से पूछते हैं कि आखिर तुम 3 महीने से कहाँ थी। तभी माधवी अपने भाई को बताती है कि वो 3 महीने से एक शमशान घाट के अंदर सो रही थी। वो दोस्तों बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की बातें करती है और कहती है कि वो मुर्दों के साथ रहती थी। और ये सब बातों से उसकी पत्नी माला काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी। माधवी उन लोगों से बोलती है, मुझे पता चला है कि आखिर मेरे भतीजे अवीर की शादी है, इसलिए मैं यहाँ पर अटेंड करने के लिए आ गई हूँ, उसे आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन उसकी ऐसी बातों को सुनकर माला काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो माधवी से बोलती है कि तुम उसे आशीर्वाद नहीं दे सकती। जो औरत काला जादू की मदद से सबको नुकसान पहुंचाने पर तुली रहती है वो भला आशीर्वाद क्या देगी। और माला माधवी को अंदर घर के अंदर नहीं जाने देती। इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर माला को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और बोलती है कि तू मुझे नहीं रोक पाएगी। लेकिन वही बाबूजी किसी तरह उन दोनों को रोकते हैं और माधवी घर के अंदर चली जाती है। उसके घर के अंदर जाने के बाद माला और बाबूजी देखते हैं कि उसके पैरों के खून के निशान थे। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर माला काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि मुसीबत दोबारा किसे उनके घर के पास आ गई थी और वो ये बात भी अच्छे से जानती थी कि अब ये चुड़ैल उसके बेटे की शादी में काफी अनबन लाएगी। इसके बाद तभी हम माधवी को देखते हैं। इस घर के अंदर उसका एक गुप्त कमरा था और वो उसी गुप्त कमरे के अंदर काला जादू की क्रिया करना शुरू कर देती है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, माधवी एक विधवा औरत है। जब वो पैदा हुई थी तो उसकी माँ की डेथ हो गई थी और जब उसकी शादी हुई थी तो शादी के पहले रात ससुराल जाते वक्त ही उसके पति की एक हादसे के अंदर मौत हो गई थी और इसीलिए सभी लोग उसको मनहूस और पनौती मानते हैं।
फिर तभी कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं इनके घर पर लड़की वाले आते हैं, यानी कि अबीर के ससुराल वाले। लेकिन जैसे ही उनकी बहू देवी घर के अंदर कदम रखती है तो वहां पर एक नारियल सड़कर अपने आप ही फूट जाता है। इसलिए उनकी माँ को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन माला ये बात अच्छे से जानती थी कि ये सब किसकी वजह से हुआ है। खैर उसके बाद तभी अबीर की माँ माला उन लोगों को समझाती है और लड़की वालों को अंदर लेकर चली जाती है। अब माला को माधवी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, लेकिन वही बाबूजी उसे समझाते हैं कि सब कुछ ठीक से हो जाने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़की वाले और परिवार के सभी लोग घर के अंदर आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि माधवी अभी भी अपने कमरे में बैठकर काला जादू कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, फिर तभी हम देखते हैं देवी की माँ अबीर की माँ को एक तोहफा देती है, लेकिन वो जैसे ही उसका कपड़ा हटाकर देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसकी दी हुई चीज पूरी तरीके से जल गई थी। और ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि उसी चंडालनी औरत माधवी ने किया था। देवी की माँ माला से सॉरी बोलती है, लेकिन माला उन लोगों से कहती है कि भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद तभी हम देखते हैं माला कुछ रखी हुई मिठाइयों को देखती है जो कि एकदम ठीक रखी हुई थी, और इसीलिए वो उन मिठाइयों को ले जाकर देवी की माँ को दे देती है। सभी लोग मिठाई खाने के लिए उस पर से कपड़ा हटाते हैं तो वो क्या पाते हैं, उसके अंदर कोई मिठाई नहीं बल्कि एक मरा हुआ कौवा रखा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, और ये सब देखकर देवी की माँ अपने आप को संभाल नहीं पाती, उन्हें वहीं पर चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इस बात से अबीर और माला काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं, इसीलिए वो दोनों माँ बेटे उसी के कमरे के अंदर जाते हैं जहां माधवी काला जादू करती है। वहां पर जाकर अबीर उसके काले जादू के सारे सामानों को तहस नहस कर देता है, और थोड़ी देर के बाद माधवी वहां पर आती है तो यहाँ पर माला उस पर काफी गुस्सा करती है और बोलती है कि तुझे शर्म नहीं आती, अपने ही भतीजे की सगाई में ऐसी अनबन ला रही है। और इसी दौरान माला उसको धक्का दे देती है, जिस वजह से वो गिर जाती है और उसके सर पर चोट भी आ जाती है। फिर तभी वो दोनों वहां से चले जाते हैं, और अब हम देखते हैं कि माधवी के सर से खून भी आ रहा था, और वो उन दोनों को बददुआ देती है और कहती है अब तो तेरी होने वाली बहू का स्वागत मैं अच्छे से करूंगी। यानी कि दोस्तों अब वो और क्या तबाही लाने वाली थी, ये सब आप आगे देखिए। अब इसके बाद अगले ही सीन में हम देवी को देखते हैं जो कि अकेले ही हाथ धोने के लिए वहां पर जाती है। वो वॉशरूम को जहां वहां ढूंढ रही होती है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अब देवी ये रोने की आवाज सुनकर डर जाती है और वो इस आवाज का पीछा करना शुरू कर देती है। और जब वो इस आवाज का पीछा करती है तो हम देखते हैं कि ये आवाज माधवी के कमरे के अंदर से आ रही थी। देवी उसके कमरे के पास पहुंच जाती है और वहां पर एक बहुत बड़ी खिड़की लगी हुई थी, और अगले ही पल हम देखते हैं माधवी बड़े ही जोर से देवी का हाथ पकड़ लेती है। जब वो इस तरह से उसका हाथ पकड़ती है तो वो भी डर जाती है। इसके बाद तभी माधवी उससे बोलती है कि मेरे सर पर चोट आ चुकी है, प्लीज मेरी मदद करो, दरवाजा बाहर से बंद है, मैं तुम्हारे अबीर की बुआ हूं बेटा। और जब वो उसकी ऐसी बहकी बहकी बातें सुनती है तो वो उसी कमरे के अंदर चली जाती है, और फिर काफी टाइम हो जाता है, वो अभी तक वहां से लौट कर नहीं आती। अब घर वालों को देवी की चिंता हो रही थी, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे से अबीर आता है। वो यहाँ वहां उसे ढूंढता है, लेकिन उसे देवी कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसीलिए यहाँ पर अबीर माधवी के कमरे के पास जाता है, और वो जैसे ही उसके कमरे के अंदर घुसता है तो वो क्या पाता है, माधवी देवी पर काला जादू करने की कोशिश कर रही है। वो देवी को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से उस डायन के वश में हो चुकी थी। और उसी पल हम देखते हैं माला भी वहां पर पहुंच जाती है, और तभी अबीर और वो दोनों देवी को वहां से लेकर चले जाते हैं। इस क्रिया में वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है, और इस बात से उसके माँ पापा काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। इसीलिए अब देवी की माँ और पापा इस रिश्ते को तोड़ने की बात करते हैं और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अब जब ऐसा होता है तो उन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है। एक तो इतनी मुश्किल से उनके बेटे की सगाई हो रही थी और वो भी अब टूट चुकी थी। इसीलिए यहाँ पर अबीर और माला को सबसे ज्यादा गुस्सा माधवी पर आती है। इसके बाद तभी हम अबीर को देखते हैं जो कि बड़े ही गुस्से में माधवी के कमरे के अंदर जाता है और उसे पकड़कर अपने घर से बाहर निकाल देता है, हमेशा हमेशा के लिए। अब जब से इन लोगों ने माधवी को अपने घर से बाहर निकाला था तो इन लोगों को ये लगता है कि शायद अब इनके घर में सुकून आएगा।
लेकिन दोस्तों ये इन लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। हम देखते हैं कि एक रात चुपके से माधवी इनके घर के अंदर दोबारा किसे आ जाती है और इस बार उसके साथ में एक आदमी भी था। ये आदमी कौन है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि माधवी लालटेन लेकर चुपके चुपके अपने कमरे के अंदर जा रही थी जहां वो काला जादू करती थी। वो वहां जाकर लालटेन को रख देती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से लालटेन नीचे गिर जाती है और उसके अंदर से ऑयल फैल जाता है। अब माधवी अपने काले जादू की किताब को अपने हाथ में ले लेती है और वो यहाँ से भाग पाती इससे पहले ही वहां पर उसको माला और अवीर देख लेते हैं। वो लोग जानते थे कि ये औरत इनके घर का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, ये दोबारा वापस आएगी। और इस बार वो दोनों माधवी पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। माला उसके बाल पकड़कर उसको बड़ी ही जोर से धक्का देती है जिसकी वजह से वो गिर जाती है। और जब वो गिरती है तो वहां पर एक मोमबत्ती भी गिर जाती है और मोमबत्ती उसी जगह पर गिरती है यहाँ पर लालटेन के अंदर से ऑयल फैला था। और दोस्तों जब इन दोनों का मिलन होता है तो वहां पर बहुत सारी आग लग जाती है और उस आग की चपेट में माधवी भी आ जाती है। वो वहां पर जलना शुरू कर देती है। जी हाँ, ये सब देखकर माला और अवीर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। माला बोलती है कि मेरा मकसद तुम्हें मारने का नहीं था, ये सब क्या हो रहा है। और देखते ही देखते वो आग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है जिस वजह से उसके बचने के चांस बहुत ही कम होते हैं। अब हम देखते हैं कि माधवी मरने से पहले उन दोनों को काफी बद्दुआ दे रही थी और ये कह रही थी कि तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं अपना बदला जरूर लूंगी। और फिर देखते ही देखते अगले पल वो वहां पर पूरी तरीके से जल जाती है जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब माधवी की मौत के बाद पूरा घर चैन की सांस लेता है। अब उन्हें लगता है कि मुसीबत उनके घर से हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन शायद वो गलत थे। दोस्तों कितनी अजीब बात है, माधवी इन्हीं के घर की सदस्य थी, लेकिन उसकी मौत के बाद ना ही किसी ने मातम मनाया और ना ही उसकी आत्मा की शांति के लिए कोई पूजा करवाई, बल्कि उसकी मौत के बाद तो इन लोगों ने देवी के परिवार वालों को फिर से मना लिया और धूमधाम से अवीर और देवी की शादी करवा दी। और वक्त के साथ सब कुछ ठीक ही हो गया था। माधवी को मरे 1 महीने के ऊपर हो चुका था और जिस कमरे में वो काला जादू करती थी उस कमरे को माला ने अपनी बहू के लिए एक बहुत बड़ी दुकान खुलवा दी थी जिसमें वो अपना फैशन डिजाइनिंग का काम आसानी से कर सकती थी। माला अपनी बहू देवी से कहती है कि अब तुम अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, पीछे का सब कुछ भुलाकर। परिवार के सभी लोग काफी खुश दिख रहे थे, लेकिन दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, जो औरत जीते जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि अगर वो किसी को आंख भर कर देख भी लिया करती थी ना तो उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती थी। सोच कर देखो, जीते जी, और अगर वो मर गई है और मरकर एक चुड़ैल बन गई है तो जरा सोच के देखो वो औरत कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होगी। उसकी शक्तियां 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी होंगी, लेकिन ये लोग इस बात से अभी अनजान थे। इसके बाद तभी हम देवी को देखते हैं जो कि अपने बेड के ऊपर बैठी हुई थी। उसे लगता है कि शायद उसके कमरे के अंदर उसके अलावा भी कोई मौजूद है और तभी अचानक से कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है। और अब दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि वही माधवी होती है जो कि पूरी तरीके से जल चुकी थी। वो देखने में जरूरत से ज्यादा डरावनी दिख रही थी। माधवी उसका गला दबा लेती है और उसको वहीं पर अपने वश में कर लेती है और उसकी आत्मा उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। फिर तभी अगले ही सीन में हम दिखते हैं परिवार के सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। देवी अभी भी उसी आत्मा के वश में थी दोस्तों। फिर तभी हम दिखते हैं यहाँ पर माला अपने बेटे अवीर को माधवी का वही कमरा दिखाने के लिए लेकर जाती है जिसको अब उसने दुकान बना दिया था। और जब वो दोनों चले जाते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं उन्हीं की बहू देवी को जो कि बाबूजी से बात करती है, और वो भी ऐसी वैसी आवाज में नहीं बल्कि खुद माधवी की आवाज में बात करती है। वो बड़ी ही डरावनी आवाज में बोलती है, भैया तुमने अपनी बहन को इतनी आसानी से मरने दिया, और तो और मेरे मरने के बाद तुम लोग कितने खुश थे, तुम लोगों ने मेरी आत्मा की शांति के लिए पूजा भी नहीं करवाई। मुझे सब पता है भैया, तुम लोग मुझसे प्यार नहीं बल्कि नफरत करते हो। और जब वो ऐसा बोल रही थी तो बाबूजी भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि आखिर उनकी बहू को क्या हो गया है, लेकिन वो कहाँ जानते थे ये उनकी बहू नहीं बल्कि उसकी मरी हुई बहन है। इसके बाद हम देखते हैं माधवी अपने असली रूप में आ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिख रही थी और इसके बाद वो अपने भाई को ही नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है
और ठीक उनके बगल में उनके घर का नौकर खड़ा हुआ था, लेकिन वो अपने मालिक की मदद नहीं कर रहा था क्योंकि वो तो दोस्तों खुद ही माधवी के साथ मिला हुआ था। उस रात जब वो इस घर के अंदर आई थी तो वो कोई और नहीं, इसी नौकर की बदौलत आई थी। अब वो आत्मा बाबूजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, वो उन्हें मारना चाहती है। और इतने में ही हम देखते हैं अबीर वहां पर आ जाता है और अपनी आंखों से होता हुआ ये सब देख लेता है। लेकिन इसके बाद क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको इस कहानी का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आगे उस डायन, उस चंडालनी माधवी की आत्मा इनके परिवार पर क्या कहर लाएगी, ये सब जानने के लिए देखना ना भूलिए इस कहानी का पार्ट 2। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लीजिए। 10K के हम बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे इस कहानी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय एंड सी।